हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि इसके बारे में जानकारी आपको शायद ही कहीं मिल पाए। आज हम अगली कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीसीसी 9 के तीसरे यूनिट के दूसरे बुलेट पे हैं, जो है असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन, यानी कि भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का आकलन। तो ये ऑलरेडी आपको इफेक्टिव डोमेन मैंने बताया है। आज उसकी असेसमेंट पे हम बात करेंगे। यह पेपर या टॉपिक असेसमेंट फॉर लर्निंग का है एंड आई रितिका श्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, विठल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, is going to deal with this. So let's start. यहाँ मैंने आपको रिकैप्चुलेशन के लिए एक पिक्चर डाला है। आई थिंक मुझे लगा कि आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है क्योंकि एक क्विक रिकैप होना भी ज़रूरी है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इसी टॉपिक से फर्दर अगर आपका टेस्ट कंस्ट्रक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन होंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या क्या हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव किस पार्ट से रिलेट करता है? आपका नॉलेज। नॉलेज मीन्स थिंक। ओके। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेट करता है? एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड से, या फिर हम कह सकते हैं फील से, है ना। ये फील से रिलेट करता है। वहीं साइकोमोटर डोमेन आपका क्या चीज से रिलेट कर रहा है? स्किल से, यानी डू से। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि थिंक फील डू, ठीक है। यानी हम इस चीज को ध्यान देते हैं। हेड, हर्ट, हैंड, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था कि ये 3 डोमेन आपके जो है वो महात्मा गांधी के 3H प्रिंसिपल से भी मिलते हैं और उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड दिखते हैं। तो आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन क्या है। ये भी मैंने लास्ट क्लास में से बता दिया था आपको, बट चूंकि ये रिवीजन क्लास मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंक्लूड किया जाए ताकि आपको जो पिछला भूल गए हैं थोड़ा याद आ जाए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत जरूरी है इसे ध्यान में रखना। तो क्या है हमारे लेवल? जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला है रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन। इन सभी का हिंदी मैंने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बता रखा है आपको, तो आप उससे कंसल्ट कर लीजिएगा अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तो रिसीविंग क्या हुआ? हम किस तरह से रिसीव करते हैं। अफेक्टिव डोमेन किस चीज की बात कर रहा है? हर्ट की बात कर रहा है। जितना दिमाग काम कर सकता था उतना काम खत्म हो चुका है। अब आप क्या रिसीव करते हो, इस बात की बात वो सबसे पहले करता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। जो रिस्पॉन्ड किया उससे आपने क्या वैल्यू निकाला, देन उन वैल्यूज को आप अरेंज करते हो और उसके बाद आत्मसात कर लेते हो, मतलब जिंदगी भर के लिए सीख लेते हो। दैट इज द होल प्रोसेस इज टॉकिंग अबाउट द अफेक्टिव डोमेन। तो भावात्मक क्षेत्र का मेनली ये बात कहता है कि ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं और इसी के अनुरूप हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में अफेक्टिव डोमेन क्या है। तो फॉलोइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ फर्स्ट ब्लूम हैंडबुक इन 1956, ठीक है। 1956 में मैंने जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था कि 1956 में जब हमारा बुक आता है जो आपका रिलेट होता है कॉग्निटिव डोमेन से, उसके बाद कैथवॉल, ब्लूम एंड मेसिया, ठीक है, इन लोगों ने 1964 में क्या किया? पब्लिश द सेकेंड हैंडबुक ऑफ सीरीज, दैट इज द अफेक्टिव डोमेन। यानी अफेक्टिव डोमेन की सीरीज को इन्होंने क्या किया? निकाला। तो नेक्स्ट सीरीज आया, यानी कि हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके जस्ट बाद का डोमेन क्या आया? अफेक्टिव डोमेन का बुक आया, जिसमें वो क्या करना चाह रहे थे?
According to authors, they were interested in assessing such things as a student's interest, attitude, appreciation, values and emotional set or biases. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनका क्या कहना था कि जैसे अगर मान लीजिए हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट आया, तो इस चीज़ को जानने के लिए तो हम लोगों ने टेस्ट लिया या कॉग्निटिव लेवल पे जो भी हम लोगों ने मौखिक या लिखित परीक्षाएं ली, तो उसे हम कॉग्निटिव लेवल जान गए। लेकिन ये उन्होंने कितना सीखा है, कितना आत्मसात किया है, कितना जाना है, उसके प्रति किस तरह का उनका बिहेवियर है, किस तरह का एटीट्यूड है, किस तरह का वो फील रखते हैं, इसको कैसे जानेंगे। इस चीज़ को जानने के लिए ही अफेक्टिव डोमेन का उन्होंने इजाद किया, उन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लाया और उसको जानने की कोशिश की। अब ये पिक्चर्स आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्या है, तो ये एक्चुअली आपका रिलेटेड है जो लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन है। अगर ध्यान से देखें अफेक्टिव डोमेन का, तो क्या होता है, सबसे पहला जो फिगर आपका चल के आया, ये क्या कह रहा है कि जब आपको टीचर्स पढ़ाते, जब आप बच्चे लोगों को पढ़ाओगे, ठीक है, जब छोटे बच्चे हुए तो आप क्या करोगे, उन्हें बस दे दोगे, ठीक है, ज्ञान को पास ऑन कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, वो उसे रिसीव करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद उनको जो भी, जिनको जो समझ में आ रहा है, वो एक दूसरे से कंसल्ट करें या बात करें, इस तरह का ही फिगर दिखता है। और इसके बाद वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करेंगे, जो उनको समझ में आया उसके अकॉर्डिंग वो सवाल जवाब करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, वैल्यूइंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और जब कैरेक्टराइजेशन कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, जब आत्मसात कर लेंगे तो उन चीज़ों को दूसरे को भी अच्छे से बता पाएंगे। मतलब ये पूरा प्रोसेस आपका इस तरह से चलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने लेवल्स को दिखा रहे हैं, यानी अफेक्टिव डोमेन में इन लेवल्स का ध्यान रखते हैं। ये लेवल्स हमेशा याद रखिए, आपके कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। इस बार आपका दिसंबर 2019 के नेट एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन, तो कैरेक्टराइजेशन होता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। The word personality is a broad and complex term. It has inner as well as outer aspects. ठीक है, जो पर्सनालिटी टर्म है, जो पर्सनालिटी केवल आउटर सेक्शन को नहीं बोलते। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बीएड में आप लोगों को साइकोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट जब पढ़ाया गया होगा, तो उसमें ये बताया गया होगा कि पर्सनालिटी जो है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, जिसमें कि इनर एज वेल एज आउटर दोनों ही हम लोग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, दोनों को ही ध्यान में रख के हम काम करते हैं। और क्या इसमें ध्यान रखते हैं हम कि व्यक्ति किस तरह का अंदर और बाहरी रूप से है। द इनर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी लाइक मोटिवेशन, परसेप्शंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज, प्रेजुडिस etc. comes under affective domain and are the basis of one's behavior. ठीक है, तो यानी क्या हुआ, जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं, तो जो ये इनर एस्पेक्ट्स है, जो प्रेरणा है, परसेप्शंस क्या हुए हैं, जो हम लोग एक तरह का परसेप्शंस बना लेते हैं, मतलब कि एक तरह की आधारभूत संकल्पनाएं बना लेते हैं। फीलिंग्स जो है आपके, यानी जो आपकी भाव है ना, एटीट्यूड्स अभिवृत्ति जो आपकी है, इंटरेस्ट रुचि, वैल्यूज मूल्य, प्रेजुडिस यानी पक्षपात, जो ये सारी इनर एस्पेक्ट है, जो आप फील करते हो, जो आप समझ सकते हो, जो आपके अंदर उथल पुथल मचा रहा है, ये चीज जो है आपका, जो आपने समझा है, जो आपका बिहेवियर है, ये क्या है, ये सारा कुछ अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। यानी जो हम फील करते हैं वो सारा किसका पार्ट है, अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। तो in teaching process, children's interest, psychology and reflexes are of great importance, है ना।
और ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि पर्सनालिटी है तो पर्सनालिटी का इनर आउटर एस्पेक्ट ध्यान देना होता है, ये कॉम्प्लेक्स टर्म है। इनर एस्पेक्ट अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट, उसका साइकोलॉजी, वो क्या सीख रहा है, समझ रहा है, कितना जान पा रहा है, ये टीचिंग लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तभी तो हम उसका इवैल्यूएशन सही सही कर पाएंगे। अगर बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने रट के सब कुछ दे दिया है, तो कल वो भूल जाएगा। तो हमें क्या करना है? इंटरेस्ट डेवलप करना है। और उसके लिए हमें क्या जानना है? हमें समझना है कि उनका इनर एस्पेक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। नाउ व्हाट आर द अफेक्टिव डोमेन कंसिडरेशंस? ठीक है, अफेक्टिव डोमेन कंसिडरेशंस क्या क्या है? इफेक्टिव डोमेन कंसिडरेशन अब यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें सारा नहीं देखना है। आपको मैंने बहुत सारा बताया कि हम मोटिवेशन है, प्रेजुडिस है, परसेप्शंस है ना। तो हम उतने सारे डायमेंशंस को नहीं देखेंगे। यहाँ हम कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस के बारे में ही जानेंगे कि उनका क्या इफेक्ट है हमारे लर्निंग में और उनको किस तरह से मापा जाए या समझा जाए। तो पहला है आपका एटीट्यूड, दूसरा वैल्यूज, तीसरा इंटरेस्ट एंड चौथा सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपका सिलेबस में मेंशन है, ये अफेक्टिव डोमेन्स के कंसिडरेशंस हैं कि जो हमारा भावात्मक क्षेत्र है उनमें हम इन 4 विषयों के बारे में समझेंगे और इन्हीं का आकलन करेंगे। बेसिकली इन चारों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अफेक्टिव डोमेन में। तो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति ने कितना समझा है, कितना फील किया है, जो आपने पढ़ाया है उसका लेवल उन्हें कहाँ तक समझ में आया है, कहाँ तक उन्होंने आत्मसात किया है, इसको जानने के लिए हम इन 4 चीज़ों का ही आकलन करते हैं। इन 4 चीज़ों का अगर आकलन हम सही सही तरीके से कर लेते हैं तो हमें अफेक्टिव डोमेन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो वी विल स्टार्ट विथ एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड क्या है? तो हम इसे मैंने इसके कुछ डिफिनेशन दिए हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में एटीट्यूड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड। मतलब एटीट्यूड क्या है, अभिवृत्ति क्या है कि जो बच्चे सीखते हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट आउटकम है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या उन्होंने फील किया है ना, क्या अनुभव प्राप्त किया है, वो उनके एटीट्यूड से हमें पता चलता है। वहीं अगर दूसरी लाइन को ध्यान दे तो ये क्या है? एक तरह का बाई प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन है। मतलब जो उन्होंने सीखा उसका ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट है मतलब उसका रिजल्ट है। तो जो लर्निंग इन्होंने की उसका एक तरह का रिजल्ट है। आर जनरलाइज्ड हैबिट्स विच पार्शियली कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, थिंकिंग एंड लर्निंग। मतलब कि क्या कर रहा है? ये एक तरह का सामान्य हैबिट भी है ना। हैबिट है मतलब एक तरह की रुचि है, एक तरह का आदत है जिसमें कि वो अपने बिहेवियर या अपनी थिंकिंग लर्निंग को कंट्रोल कर लेते हैं। ये भी एक एटीट्यूड यानी एक तरह का कंट्रोलिंग हैबिट है जिसमें कि हम ह्यूमन बिहेवियर और थिंकिंग को जो है कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो अकॉर्डिंग थर्स्टन ने क्या कहा कि एटीट्यूड इज द सम टोटल ऑफ अ मैन्स inclinations and feelings, prejudice or bias, preconceived notions, ideas, threats and convictions about any specific topic। यानी एटीट्यूड क्या है? इन सब चीजों का एक जोड़ है ना। इन सब चीजों का जोड़ है। किन सब चीजों का? मैन्स इंक्लिनेशन एंड फीलिंग्स, है ना। मानव का झुकाव या फिर भावनाएं किसके तरफ हैं, वो किसके तरफ पक्षपाती हो जाता है, या फिर किस तरह की उसने घटनाओं को अपने मस्तिष्क में रखा है, या क्या आइडियाज है, क्या थ्रेट्स हैं, उनको क्या लगता है, ये सारा कुछ उनके एटीट्यूड में आता है।
नाउ अल्पोर्ट, ठीक है, अल्पोर्ट हैज गिवन 4 स्टेज इज एटीट्यूड डेवलपमेंट, ठीक है। अल्पोर्ट ने 4 स्टेजेस दिए हैं, दैट इज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रॉमा, एडेप्टेशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि एटीट्यूड कैसे कैसे डेवलप होता है, पहले हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा है ना, उन सभी को एक जगह एकीकृत करते हैं। इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण करना, है ना, सबको एक जगह एकीकृत करते हैं कि हम लोगों ने ये सीखा। इसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन, है ना, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम उसमें कि किस चीज़ों को रखना है, क्या करना है ना, उन सबको हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं उनके बीच में। ट्रॉमा क्या होता है, उन क्लासिफिकेशन को करने के लिए जब आप जो जटिल प्रक्रियाओं के थ्रू गुजरते हैं, जिसमें आपके मस्तिष्क बहुत ज़्यादा काम करता है कि हाँ हम इस तरह का एटीट्यूड अपनाएं कि नहीं अपनाएं, हाँ इस तरह की हम इसको आत्मसात करें कि नहीं करें, इस चीज़ को परसीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो एक तरह का ट्रॉमा है जो आपके मस्तिष्क में चलता है, वो भी एक स्टेज है आपका एटीट्यूड का। एंड देन लास्ट वन इज अडेप्टेशन, मतलब कि अडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन, उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने आप को अनुकूलित कर देते तो वो पर्टिकुलर आपका एक हैबिट बन जाता है, एक एटीट्यूड बन जाता है। तो अल्पोर्ट ने 4 स्टेजेस इसके लिए डेवलप किए थे। अब अगर हम देखें मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड में अगर हम ध्यान दें तो अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, ब्रैडफील्ड एंड मोरेडोक एमसी यानी मैकमिलन पब्लिकेशन का ये है, उनके थ्रू ये क्या कहा गया था कि मेजरमेंट अगर हमको करना है ना, मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट क्या, हम एटीट्यूड जो है, द पर्पस ऑफ स्कूलिंग इज नॉट ओनली टू टीच फैक्ट्स एंड स्किल बट ऑल्सो टू टीच एप्रोप्रिएट एटीट्यूड, ठीक है। तो एटीट्यूड के संबंध में ब्रैडफील्ड एंड मोरेडॉक ने क्या कहा था, मैकमिलन पब्लिकेशन में इसमें क्या कहा गया है कि इसका पर्पस क्या होता है कि बच्चों को स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं भेजना कि उसमें पढ़ा लिखा के समझा के फैक्ट वैक्ट करके कौशल विकास करके भेज दिया गया, उनमें एक एटीट्यूड डेवलप करना है, एक प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करना है। और सबसे पहला हम हमेशा पढ़ते हैं बार बार कि बच्चे का हमें पूर्ण विकास देखना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट देखना है उनका हमें, और उनमें राष्ट्रीय भावना का एकीकरण करना है। तो ये भावना जो है, ये जो सीखने की भावना है, ये जो एक ऑलराउंडर होने की भावना है, ये कैसे होगी जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे उसके अंदर एटीट्यूड, तो ये कैसे मुमकिन है ना। तो इस तरह से हमें एटीट्यूड डेवलप करना है। तो अब एटीट्यूड डेवलप करने की 2 टेक्निक्स है, दीज टेक्निक्स These techniques are technique that is behavioral techniques and second one is psychological techniques. अब एटीट्यूड डेवलप हम लोग मेजर करने के लिए 2 टेक्निक यूज कर सकते हैं। पहला आपका जो है बिहेवियरल है ना, व्यवहारात्मक तकनीक है, और दूसरा आपका क्या है, साइकोलॉजिकल टेक्निक यानी मनोवैज्ञानिक तकनीक है, जिसके थ्रू हम एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या है, किस तरह से हम इसे मेजर कर सकते हैं एटीट्यूड को, और कैसे हम जान सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे उस व्यक्ति विशेष का क्या राय है, या एक समूह का क्या राय है, या क्या अभिवृत्ति है, क्या एटीट्यूड है। ये कुछ रेफरेंसेस है जिसके थ्रू मैंने ये स्लाइड्स बनाए हैं। आप इन रेफरेंसेस का यूज करके और अच्छा गेन कर सकते हैं अपना नॉलेज। थैंक यू।